हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2024 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने देखे हैं और उनमें क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें आपने पढ़ा था यहाँ पर कोलेस्ट्रॉम के बारे में, मेनोपॉज के बारे में, और हमने देखा था मेच्योर एम्ब्रियोसाइक का डायग्राम यहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका मेच्योर एम्ब्रियोसाइक का डायग्राम हमने देखा था। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में दिया गया था, जिसमें आपको बताना था कि जो फ्रूट फ्लाई है उसका जेनेटिक नाम क्या है। ठीक है। लेकिन हमने बोला था कि जो मॉर्गन है उन्होंने अपने प्रयोगों में जो फ्रूट फ्लाई है उसको ही क्यों यहाँ पर चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका रीजन आपको बताना है। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, ये तो आपका साइंटिफिक नाम आ गया है। अब हमने कहा कि क्यों फ्रूट फ्लाई को ही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया, तो आपने कहा फ्रूट फ्लाई आर इजिली अवेलेबल, फ्रूट फ्लाइज आर इजिली अवेलेबल hovering over a banana where they feed on the yeast cells present in its surface। एक तो सबसे पहले आपने कहा जो फ्रूट फ्लाई है उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसलिए चूज किया गया क्योंकि वो इजिली अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। दे कैन बी reared inside the bottles having yeast culture। आपने कहा इन्हें आसानी से हम पाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से इनका कल्चर कराया जा सकता है। A new generation can be raised within 2 weeks with a single mating प्रोड्यूसिंग हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल। ये स्टार कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कहा कि बहुत जल्दी आपको क्या मिलेगी, नई जनरेशन मिलेगी, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नए जो वहां पर क्या होंगी, नई जो जनरेशन होगी। एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा था, जो यहाँ पर मेंडल ने मटर के पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए उन्हें नई जनरेशन देखनी थी। F1 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन में क्या हुआ, यही सेम चीजें यहाँ पर क्या हुआ था फ्रूट फ्लाई पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यही सब चीजें देखनी थी। देखा गया था कि अलग अलग कैरेक्टर लिए गए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं मटर के पौधे में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, वैसे ही फ्रूट फ्लाई में भी बहुत सारे क्या थे, अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, जिसमें आई कलर हो गया है, जिसमें बॉडी कलर हो गया है, जिसमें विंग का साइज हो गया है, अलग अलग था। आपने कहा बॉडी अलग अलग बॉडी कलर के ड्रोसोफिला थे। ड्रोसोफिला अलग अलग ड्रोसोफिला में जो आई का कलर था वो अलग अलग था, और अलग अलग ड्रोसोफिला में जो विंग का साइज था वो भी अलग अलग था। इसके अलावा जो मेल और फीमेल ड्रोसोफिला थे उनके साइज में भी डिफरेंस था। आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर थे जिसकी वजह से मॉर्गन ने क्या किया था, फ्रूट फ्लाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। नेक्स्ट हमने कहा द एनिमल्स कैन बी टेम्परेली इनएक्टिवेटेड with either examined with lens dissections microscope सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। आपने यही कहा है कि मेल और फीमेल के साइज में डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा था। दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ब्रीडिंग ड्रोसोफिला इज क्वाइट चीप। ये सारे कैरेक्टर होते हैं। अगर मेन कैरेक्टर की हम बात करें तो आप कह सकते हैं इजिली अवेलेबल होते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है ये जल्दी हो जाती है। यानी कि आपने कहा कि आपको बताया गया कि विद इन 2 वीक यहाँ पर आपको नई जनरेशन मिल जाती है, जो कि सबसे बेनिफिशियल पॉइंट था। तीसरा हमने कहा कि बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको मिल रहे थे, अलग अलग कैरेक्टर। आपने कहा बॉडी कलर, विंग का साइज, आई कलर आपको मिल रहा है। चौथा आपने कहा कि यहाँ पर जो मेल और फीमेल है अलग अलग साइज उनका था, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे इन्हें। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ये हमने बात की है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है सुकेंद्रीय यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले 3 आरएनए पॉलीमरेज के नाम लिखिए एवं उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ 3 आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेंशन देयर फंक्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आपने कहा इन यूकैरियोट्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस। कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? आपने कहा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे अलग अलग पॉलीमरेज आपको दिखाए गए हैं। आपने कहा RNA polymerase 1 it synthesize a pre-RNA subunit that form the ribosomes। ये किसका फॉर्मेशन करेगा? राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा। RNA polymerase 2 क्या करेगा? synthesize a precursor of micro RNA, snRNA and mRNA। ठीक है, RNA polymerase third क्या करेगा? It synthesize a tRNA, other precursor of rRNA and some small rRNAs।
आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ में आपको बोला गया है इट इज फाउंड इन अ प्लांट्स एंड सिंथेसाइज siRNA। आरएनए फिर से आपने कहा इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ siRNA इन प्लांट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था 3 आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके फंक्शन भी हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हमने कहा व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो क्या होते हैं आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज abbreviatives as RNA pol or RNA is an enzyme in molecular biology that synthesize RNA from a DNA template। आपने कहा RNA polymerase वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं किससे? डीएनए टेम्पलेट से। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड और डीएनए टेम्पलेट हम अलग अलग नाम यूज करते हैं। डीएनए टेम्पलेट का मतलब होता है कि डीएनए का वो स्ट्रैंड, वो पार्ट जहां से अब आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन RNA polymerase copies the sequence of DNA into an RNA sequence with the help of enzymes helicase that opens up the bounded DNA strands। The RNA pole not only transcripts DNA but also facilitate the process of attachment and elongation of nucleotide, profits and a transcript RNA and takes a part in the recognition of a terminator region। अब ये चीजें आपको कुछ कुछ समझ आई होंगी, कुछ कुछ समझ नहीं आएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखना है कि दोनों के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने चीजें डिस्कस की हैं जब हमने बात की है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर आपने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, क्या क्या स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या की थी, डिस्कस की थी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। ये जो प्रोसेस है फिर से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पास आए हैं। आप देख रहे हैं 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। ठीक है, इसमें भी आप जैसे पढ़ेंगे चीजों को तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। जैसे कि बायोगैस क्या है, क्या है बायोगैस? आपने कहा गैसों का मिक्सचर है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प के द्वारा उत्पादित की जाती है। कैसे? आपने कहा कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े, आपने कहा बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। It is renewable sources of energy. Methane is the predominant gas present in the biogas mixture। हमने कहा biogas mixture में जो मीथेन होती है वो सबसे important गैस होती है। ठीक है, certain bacteria grow under the anaerobic conditions and produce a large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। अब एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या हुए, ये आपको पढ़ने। देखिए क्वेश्चन पेपर हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब हमें क्या होता है, हम देखते हैं हमें कौन सी चीजें नहीं पता है, हमें कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है, वो टॉपिक हमें जाके पढ़ने हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आप सारे टॉपिक को डीपली पढ़ने पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाते हैं। हमें एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर्स को, और अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज जब हम करेंगे तब हमें समझ आएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैक्सिमम जो टॉपिक जो हमारे होते हैं, जो यहाँ पर सॉल्व करने लायक होते हैं, वो हम यहाँ पर करेंगे। बाकी के जो कुछ टॉपिक हमारे बच जाते हैं वो आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। जैसे कि एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, आप बात करेंगे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर की। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं इसके बारे में हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट लेक्चर हम लेंगे यहाँ पर जिसमें हम आरएनए और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे जो पॉलीमरेज होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज है उसके क्या कार्य होते हैं, क्या स्ट्रक्चर उनका होता है। एक हम सेपरेट सा जो चैप्टर है, सेपरेट सा जो हमारा लेक्चर होगा उसे हम एक बार ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रह जाता है। तो बायोगैस के बारे में हमने क्या क्या चीजें बात की, हमने कहा जो बायोगैस होता है यहाँ पर ये क्या होगा, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। द बैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस द गैसेस मिक्सचर आर कलेक्टिवली नोन एज मीथेनोजन। नॉर्मली हम
उन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं और इसका नाम क्या है, मेथेनोबैक्टीरियम इज वन सच मेथेनोजन। अगर हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम लें तो आपने कहा मेथेनोबैक्टीरियम हमारे पास आता है, ठीक है। अब बायोगैस के बारे में इससे ज्यादा चीजें भी, 3 नंबर के आंसर में आप सिर्फ इतनी बातें नहीं लिखेंगे, ठीक है। बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं लिखा। हमने सिर्फ ये लिखा है कि बायोगैस क्या है और बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखे, क्योंकि बायोगैस जो प्रोसेस होती है पूरा थ्योरेटिकल प्रोसेस है। आपने क्या क्या चीजें की, आपने कहा कि जो यहाँ पर जो कावडंग होती है उससे आप बायोगैस का निर्माण करते हैं, फिर उसमें आपने कहा किस प्रकार से आप क्या क्या चीजें वहाँ पे फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम कोशिश करेंगे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करके लेके आएंगे। ये वाला पोर्शन आप लोग एक बार रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगा और आपको यहाँ पर लर्न करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी के और में आपके पास क्वेश्चन आया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिसमें आपसे पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, और प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब ये भी क्या है, आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जैव उर्वरक क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। आपने कहा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग हम क्या करते हैं, जो सॉइल है सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, यानी कि सॉइल में जो आपकी क्रॉप हो रही है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल हमने बात की थी, हमने इसके लाभ और हानि दोनों के बारे में हमने बात की थी। अगर हम बीओडी की बात करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, तो ये हमें बताता है, आपने कहा कि किसी भी पानी में या किसी भी जगह पे ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, यानी कि वो बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है, वो हमें बताता है। जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारे अलग अलग जो फैक्टर होते हैं, जो क्लाइमेट होता है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। उस चेंजेस को जो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, उनमें सरवाइव कर पाते हैं। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, हमने उन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट किया, खुद को उसी के अनुरूप हमने ढाल लिया है, तो हम सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट ना कर पाए, खुद को अडेप्ट ना कर पाए, तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। ये कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग अगर कोई सरवाइव कर पा रहा है, नेचर के अकॉर्डिंग अगर कोई अडेप्ट कर पा रहा है, वो सरवाइव करेगा। अगर कोई अडेप्ट नहीं कर पाया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक करके चीजों को। हमने बोला फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड टू क्रॉप बोथ एज सॉलिड एंड एज लिक्विड। Above 90% of fertilizers are applied as a solid, ठीक है। The most widely used solid inorganic fertilizers are urea, diammonium phosphate and potassium chloride. Soil fertilizers is a typically granulated or a powder, ठीक है। तो ये हमने fertilizers के बारे में बात की है। 3 नंबर के हैं, एक एक नंबर में आप एक नंबर के आप क्या लिखेंगे, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, ठीक है। इतना इनफ है। इसके साथ आप फर्टिलाइजर्स के यूज एक एक आप लाभ और एक एक हानि भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे बीओडी के बारे में। आपने कहा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी आप कह सकते हैं। आपने कहा रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक ऑक्सीजन इज प्रेजेंट conditions at a specific temperature. When you look at a water in a lake, the one things you don't see is oxygen. आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो आपकी बीओडी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर द एरोबिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर व्हेन यू लुक एट द वाटर। आपने कहा कि जो वाटर बॉडीज होती हैं वहां पर जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन आता है, आपने कहा नेचुरल सिलेक्शन इज द mechanism through which living creatures populations adapt the and change। आपने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन है वो एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो यहाँ पर जीव होते हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, अपने आप को उसी अनुरूप ढालेंगे और चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
It is stated that the organisms that are able to survive and reproduce with the changing environment conditions are selected by the natures, while the ones that can't survive are eliminated. आपने कहा कि जो चेंजेस को, जो परिवर्तन को स्वीकारेगा वो सरवाइव कर जाता है, जो परिवर्तन को नहीं स्वीकार पाता है, खुद को उसी अनुरूप नहीं ढाल पाता है, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें ये होता है कि आप एक दो बार उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको समझ आ जाता है। कुछ ऐसे चैप्टर आपके आते हैं जिनमें से एक बायोटेक्नोलॉजी है, जिसे कि आपको समझना जरूरी हो जाता है, तो वहां पर आपको हर एक स्टेप को समझना होगा। हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, आपसे पूछा गया है पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए या मेंशन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स बताने हैं कि क्या क्या उन स्टेप्स में आपने किया है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक एक करके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रो जो हमारे पास आता है, इसमें आपसे कहा गया है it is a method that is used to alter the DNA of organism to obtain the desired characteristics in them। अब देखिए हमने क्या बोला, हमने कहा दो हमारे पास वैरायटी आती है, ठीक है, कोई एक फसल है उसमें हमारे पास दो वैरायटी आती है, हमने कहा इसे ए और इसे बी के नाम से जानते हैं। हमने कहा ए में जो है, ए में आपने कहा कि जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उत्पादन क्षमता थी, जो उत्पादन इसका होता था इस वैरायटी का, ये फसल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा उत्पादन होता था, लेकिन ये क्या हो जाती थी, जल्दी खराब हो जाती थी, इस पे कोई कीड़े या कोई फंगस लग जाते थे तो ये खराब भी हो जाती थी। ठीक है, तो आपने कहा एक तो अच्छी चीज आपको दिखाई दी, लेकिन एक आपको क्या दिखाई दी, बुरी चीज दिखाई दी, ये खराब हो गई है। जो वैरायटी बी थी, इसमें क्या था, ये उत्पादन तो कम होता था, इसमें कम उत्पादन मिलता था, और अब हम कह सकते हैं कि जो वैरायटी ए है, वैरायटी ए की जो फली थी वो बहुत बड़ी बड़ी फली रहती है उनकी, और जो वैरायटी बी थी उसमें बहुत छोटी छोटी फली आपको देखने को मिलती है। तो उत्पादन में खुद ही यहाँ पर क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया। जैसे कि ये पूरी फली है, ये पूरे हमने फली देखी और ये पूरे आपको क्या दिखाई दिए हैं, सीड दिखाई दिए हैं, और बी की फली से इतनी अगर है तो आपने कहा कि यहाँ पे उत्पादन तो कम होता है लेकिन ये खराब नहीं होती है, खराब नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि यहाँ पर ये जो फसल है ये क्या है, डिजीज या रोगों के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। हम कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि इसमें क्या होगा, जो ये फसल है ये आसानी से खराब नहीं होती है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं जल्दी से या फंगस नहीं लगती है। हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसी वैरायटी चाहते हैं, हम एक ऐसी वैरायटी ए बी चाहते हैं जिसमें हमें अच्छा उत्पादन मिल जाए और वो खराब ना हो, ये वाला गुण भी इसमें आ जाए। हम दोनों गुण चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बी का एक ऐसा जीन जो कि फसल को खराब नहीं होने दे रहा है, कोई एक ऐसा जीन होगा कि जो जीन इस प्रकार की प्रोटीन वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है कि वो जो फसल है वो खराब नहीं हो रही है, उस पर इंसेक्ट का या फंगस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो जीन है वो बी से हम ए में डाल दें। अब जब हम बी से ए में वो जीन डाल देंगे तो ए में क्या होगा, उसमें अच्छा उत्पादन भी होगा और वो जो फसल है वो जल्दी खराब भी नहीं होगी। तो ये कुछ रीजन होते हैं। हमने कहा जो डिजायर्ड कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हमें चाहिए थे, उन कैरेक्टर्स को पाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पीस ऑफ डीएनए है, पार्ट ऑफ डीएनए है, या फिर जो जीन है जिसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीओआई के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम ट्रांसफर करते हैं किस विधि के द्वारा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, पहली लाइन क्लियर आपको हो गई होगी। चलिए सेकेंड लाइन में हमने कहा दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंसर्टिंग द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म इनटू द जीनोम विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर क्या होते हैं,
जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं तब आप समझते हैं कि वेक्टर क्या होंगे। अगर हमने वेक्टर की बात की, आपने कहा वेक्टर क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरिया होता है उसका एक तो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो सर्कुलर होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आता है जिसे आप क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड को आप एज अ वेक्टर लेते हैं। जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं सबसे पहले हम प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? वेक्टर सिर्फ प्लाज्मिड नहीं होता है, और भी वेक्टर होते हैं। प्लाज्मिड की बात हम तब करते हैं जब हमें ट्रांसफर बैक्टीरियल सेल में करना होगा। अगर हम बात करें किसकी, अगर आपने कहा कि ह्यूमन सेल में जब हम इंसुलिन की बात अगर हम कर रहे हैं, हमने कहा अगर हमें वहां पर वेक्टर की आवश्यकता है तो क्या हम प्लाज्मिड का उपयोग करेंगे? अपने कहा नहीं, वहां पर हम अब रेट्रोवायरस का यूज कर रहे हैं, ठीक है? रेट्रोवायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल में इजीली क्या कर जाता है? आपने कहा अपना जेनेटिक मटेरियल इजीली ट्रांसफर कर देता है। तो इसकी भी प्रोसेस होती है। रेट्रोवायरस को ऐसे यूज नहीं किया जाता है, पहले रेट्रोवायरस को ट्रीट किया जाता है कि जो कि हार्मफुल उसके जो जीन होंगे, जो हार्मफुल उसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का जो पार्ट है उसे रिमूव किया जाता है, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर डाला जाता है, तब जाके रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर हम यूज करते हैं। तो ये जब आप प्रोसेस को पढ़ेंगे धीरे धीरे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपने कहा ये है बैक्टीरियल सेल। अब इसमें ये आपका अपना जेनेटिक मटेरियल है किसका? बैक्टीरियल सेल का, जो सर्कुलर होता है। एक और जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो हम प्लाज्मिड के बारे में ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम किस प्रकार से ट्रांसफर कर रहे हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, या किसी एक जीव के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे जीव में, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे, जब आप सारी प्रोसेस को समझ जाएंगे, अब हम देखेंगे कि जब आपको ट्रांसफर करना होगा बैक्टीरियल सेल में तब आप कौन से वेक्टर का यूज कर रहे हैं, जब आप ट्रांसफर कर रहे होंगे प्लांट सेल में तो फिर आप कौन से वेक्टर का यूज करेंगे, जब आप ट्रांसफर कर रहे होंगे एनिमल सेल में तब आप कौन से वेक्टर का यूज करेंगे। तब आप अलग अलग सेपरेटली किसके बारे में पढ़ते हैं? वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट आपको क्या बताता है? वेक्टर इज अ व्हीकल दैट कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपने कहा वेक्टर क्या होता है? एक व्हीकल होता है, एक साधन होता है। वेक्टर में आप क्या करते हैं? आपने किसी एक जीव से, आपने कहा कि हमारे पास क्या आते हैं, एक जीव या दो व्यक्ति हमारे पास आते हैं, एक व्यक्ति का नाम ए है और दूसरे व्यक्ति का नाम बी है। हमें ए का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बी के जेनेटिक मटेरियल, ए का जो डीएनए है वो बी के डीएनए के साथ हमें मिक्स करना है। अब हम कैसे करते हैं? हमने ए का डीएनए निकाला, ठीक है, और एक आपके पास एक गाड़ी थी, उसमें आपने क्या कर दिया है? डीएनए को बिठा दिया है, ठीक है? अब ये जो गाड़ी गई ये सीधे बी की सेल के अंदर गई और इसने क्या किया? ये जो जेनेटिक मटेरियल था वो यहाँ तक पहुंचा दिया है। तो आपको क्या कहा गया कि वेक्टर एज अ व्हीकल हम एक साधन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, या एक गाड़ी के रूप में हम यूज कर रहे हैं कि आपने जेनेटिक मटेरियल उसमें रखा, उस गाड़ी में, वो गाड़ी गई दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास वो जो जेनेटिक मटेरियल था वो पहुंचाने के लिए, ठीक है? अब प्रोसेस ऐसी नहीं होती है जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया, उस वेक्टर को लिया, उसमें जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो रख दिया, फिर वो जाएगा और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को दे देगा। हम समझने के लिए चीजों को समझ रहे हैं, जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तब आप जानेंगे कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट हमने बात की the new copy of DNA that is obtained by the combining two or more genes from a different organism is known as recombinant DNA। देखिए आपने क्योंकि चैप्टर पढ़ा है इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें ये मान के चलेंगे कि आपको आती हैं, ठीक है? अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है? जैसे कि वेक्टर क्या है, अब आप समझ चुके हैं वेक्टर का मतलब क्या है। जैसे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं कह रही हूँ तो मैं मान के चल रही हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ आ रहा होगा। ये तो है डेफिनेशन। अब हमारे पास आते हैं स्टेप जो कि आपसे पूछे गए हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को वहां पर करना है, स्टेप वाइज करना है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसके अलग अलग स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आपका आता है यहाँ पर प्रोसेस में वो आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला जो स्टेप होगा उसमें आप बात करते हैं किसकी? आइसोलेशन की। और आइसोलेशन में आप क्या समझते हैं कि आपको जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट या जिस डीएनए को आपको ट्रांसफर करना है वो किसी ऑर्गेनिज्म से कैसे निकालें, ठीक है? आपने कहा, अभी हमने बात की है, हमने कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है और एक व्यक्ति है जिसका नाम बी है। ए का ये क्या है? डीएनए है और बी का ये क्या है? डीएनए है, ठीक है? आपने कहा कि ए का जो डीएनए है
वो आपको ए से बी में डालना है, लेकिन उससे पहले आपको ए का डीएनए निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो जो आप डीएनए ए से निकाल रहे हैं उसी को आप कह रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए इतना इजी नहीं होता है जितना इजी हम कह रहे हैं कि आपने डीएनए को निकाला और आपने ट्रांसफर कर दिया। इसी को निकालने के लिए आपके पास अलग अलग स्टेप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपने कहा कि जो डीएनए है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम हर एक सेल की बात कर रहे हैं। आपने क्या करना है, एक सेल से डीएनए को निकालना है। तो जब आप सेल को करते हैं, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो आपने कहा ये सबसे पहले सेल वॉल आ जाती है, फिर आपने कहा सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस कहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, इसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है, इसके बाहर सेल ऑर्गेनेलीज होती है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और सबसे अंदर कहीं जाकर आपको न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल मिलता है। अगर आप एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ साइटोप्लाज्म पूरा फिल होता है। इसके बीच न्यूक्लियस आपके पास आएगा और न्यूक्लियस में कहीं आपके पास क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में आपका क्या होगा, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा। तो आप देख रहे हैं जो जेनेटिक मटेरियल उसके बाद बहुत सारी कवरिंग है। अब हमें एक एक करके ये कवरिंग हटानी है। किसी में अगर सेल वॉल है, जैसे कि प्लांट सेल हो गई है, बैक्टीरियल सेल हो गई है, फंगल सेल आपके पास आती है, इनमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल वॉल हटाएंगे। सेल वॉल के बाद आप सेल मेम्ब्रेन हटाएंगे। सेल मेम्ब्रेन के बाद आप सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, जो प्रोटीन होती है, जो फैट होता है, जो आरएनए वहां पर होगा, सब चीजों को आप वहां से रिमूव करेंगे और एट लास्ट आपके पास क्या बचता है, यहाँ पर डीएनए बच जाता है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, अलग अलग पॉइंट्स आपके पास जो आते हैं, हमने बोला द डिजायर्ड जीन और डीएनए हैज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल, दिस डीएनए शुड बी प्रेजेंट इन अ प्योर फॉर्म, ऑल अदर सेलुलर मॉलिक्यूल्स शुड बी डायग्नोस्ड। ये तो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने क्या किया है, सेल को रिमूव किया है। इसी के साथ आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है स्टेप्स। आइसोलेशन में जब आप आइसोलेशन कर रहे हैं, तो जब आपको सेल वॉल हटानी तो आप किस चीज का यूज वहां पर करेंगे, सेल मेम्ब्रेन हटानी तो किस चीज का यूज करेंगे, प्रोटीन हटानी है तो किस चीज का करेंगे, सेम फैट के साथ आता है। ये सारी चीजों के नाम आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे। आपको करना क्या है, जो होमवर्क में मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ वो आप करके लेके आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर यहाँ पर, अपना जो लेक्चर है वो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। आप होमवर्क करके लेके आएंगे और इसके आगे का जो पोर्शन है हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।